नमस्कार, मैं हूं आपका मेजबान और आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो समय और अंतरिक्ष की सीमाओं को पार करती है। हम जा रहे हैं हमारे सौर मंडल के एक सबसे आकर्षक और रहस्यमयी ग्रह की ओर, मंगल। मंगल ग्रह, जिसे हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं, हमारे सौर मंडल का एक अनोखा और आकर्षक ग्रह है। इसकी लाल मिट्टी और चट्टानी सतह इसे एक विशेष पहचान देती है, जो इसे रात के आकाश में एक जलते हुए अंगारे की तरह दिखाती है। ये लालिमा आयरन ऑक्साइड, या साधारण भाषा में कहें तो जंग के कारण है, जो इसकी सतह पर प्रचुर मात्रा में मौजूद है। यह ग्रह सदियों से मानव कल्पना को मोहित करता आया है, अनगिनत कहानियों, मिथकों और वैज्ञानिक जिज्ञासाओं को जन्म देता रहा है। मंगल ग्रह की कहानी अरबों साल पुरानी है, जब यह ग्रह अपने प्रारंभिक अवस्था में था। कल्पना कीजिए, लगभग 4.5 अरब साल पहले, जब हमारा सौर मंडल गैस और धूल के एक विशाल घूमते हुए बादल से बन रहा था। उस समय यह ग्रह बहुत गर्म और ज्वालामुखीय था, जिसमें लावा और गैसें निकलती थीं। इसकी सतह पर विशाल ज्वालामुखी फट रहे थे और इसका वायुमंडल आज की तुलना में बहुत घना और सक्रिय था। यह एक उथल पुथल भरा बचपन था, एक ऐसा समय जब ग्रह अपनी पहचान गढ़ रहा था, अपने भविष्य के स्वरूप की नींव रख रहा था। धीरे धीरे यह ग्रह ठंडा होने लगा और इसकी सतह पर चट्टानें और पहाड़ बनने लगे। जैसे जैसे आंतरिक गर्मी कम होती गई, पिघली हुई चट्टानें जमने लगीं, जिससे इसकी परपटी का निर्माण हुआ। विशाल घाटियां और ऊंचे ऊंचे पठार बनने लगे, जिनमें से कुछ तो हमारे सौर मंडल में सबसे बड़े हैं, जैसे ओलंपस मॉन्स, एक ज्वालामुखी जो माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा है, और वैलेस मेरिनेरिस, एक घाटी प्रणाली जो संयुक्त राज्य अमेरिका की चौड़ाई तक फैली हुई है। यह भूवैज्ञानिक विकास करोड़ों वर्षों में हुआ, जिसने मंगल को वह रूप दिया जिसे हम आज दूरबीनों और अंतरिक्ष यानों के माध्यम से देखते हैं। एक ऐसी दुनिया जो अपने अतीत के निशान समेटे हुए है। हमारी मंगल ग्रह की खोज की कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब हमने पहली बार इस लाल ग्रह को करीब से देखने का साहस किया। यह वर्ष 1964 था। अंतरिक्ष युग अपने प्रारंभिक चरण में था और नासा ने मेरिनर 4 नामक एक महत्वाकांक्षी मिशन लॉन्च किया। यह मिशन मानवता के लिए एक बड़ी छलांग थी, क्योंकि इससे पहले हमने मंगल को केवल दूरबीनों से ही देखा था, धुंधली तस्वीरों और अटकलों के साथ। मेरिनर 4 का उद्देश्य मंगल ग्रह के पास से उड़ान भरना और उसकी तस्वीरें लेना था, जो उस समय एक अभूतपूर्व कार्य था। यह सिर्फ एक अंतरिक्ष यान नहीं था, यह हमारी जिज्ञासा का एक दूत था जो अज्ञात की ओर बढ़ रहा था। मेरिनर 4 ने लगभग 7.5 महीने की लंबी यात्रा के बाद जुलाई 1965 में मंगल ग्रह के पास पहुंचा। जैसे ही यह ग्रह के करीब पहुंचा, इसने इतिहास रच दिया। इसने मंगल ग्रह की पहली क्लोज-अप तस्वीरें पृथ्वी पर भेजी। ये तस्वीरें आज के मानकों के हिसाब से बहुत आदिम लग सकती हैं, दानेदार, काले और सफेद, लेकिन उस समय वे क्रांतिकारी थी। उन्होंने हमें एक ऐसी दुनिया दिखाई जो हमारी कल्पनाओं से बहुत अलग थी। हमने एक ठंडा, गड्ढों से भरा और चंद्रमा जैसा परिदृश्य देखा, न कि वह काल्पनिक हरियाली या उन्नत सभ्यताएं जिनकी कई लोग उम्मीद कर रहे थे। यह एक सोबरिंग एहसास था, लेकिन इसने हमारी खोज की प्यास को और बढ़ा दिया। इन तस्वीरों ने मंगल ग्रह के बारे में हमारी समझ को मौलिक रूप से बदल दिया। उन्होंने दिखाया कि मंगल का वायुमंडल बहुत पतला है, पृथ्वी के वायुमंडल के 1% से भी कम। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि मंगल पर तरल पानी की व्यापक उपस्थिति की संभावना कम है, कम से कम सतह पर तो नहीं। मेरिनर 4 ने केवल 22 तस्वीरें लीं, लेकिन इन तस्वीरों ने वैज्ञानिकों को दशकों तक अध्ययन करने के लिए पर्याप्त डेटा प्रदान किया। यह मिशन न केवल एक तकनीकी सफलता थी, बल्कि इसने भविष्य के मंगल मिशनों के लिए मार्ग भी प्रशस्त किया, जिससे हमें इस रहस्यमय ग्रह के बारे में और अधिक जानने की प्रेरणा मिली। मेरिनर 4 के डेटा ने हमें यह भी सिखाया कि अंतरिक्ष अन्वेषण कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लंबी दूरी का संचार, अंतरिक्ष यान का नेविगेशन और एक अज्ञात वातावरण का सामना करना, ये सभी बड़ी बाधाएं थीं जिन्हें पार किया गया। इस मिशन की सफलता ने न केवल अमेरिकी अंतरिक्ष कार्यक्रम की क्षमताओं को प्रदर्शित किया, बल्कि इसने अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय को भी प्रेरित किया। मंगल ग्रह अब केवल रात के आकाश में एक लाल बिंदु नहीं रह गया था, यह एक वास्तविक दुनिया बन गई थी, जिसकी अपनी भूवैज्ञानिक विशेषताएं और रहस्य थे, जिन्हें उजागर किया जाना बाकी था। इस ऐतिहासिक उड़ान ने मंगल ग्रह के अध्ययन में एक नए युग की शुरुआत की। इसने हमें उन सवालों के जवाब दिए जिनकी हम तलाश कर रहे थे, लेकिन साथ ही इसने कई नए सवाल भी खड़े कर दिए। क्या मंगल पर कभी जीवन था? क्या वहां पानी मौजूद है, शायद सतह के नीचे?
ये सवाल आज भी हमें प्रेरित करते हैं और मैरिनर 4 वह पहला कदम था जिसने हमें इन जवाबों की ओर अग्रसर किया। ये मिशन हमें याद दिलाता है कि महान खोजें अक्सर एक साहसिक कदम से शुरू होती हैं, अज्ञात में एक छलांग। मैरिनर 4 की प्रारंभिक झलक के बाद मंगल ग्रह के रहस्यों को और गहराई से जानने की हमारी भूख बढ़ गई। अगला बड़ा कदम था इस लाल ग्रह की सतह पर उतरना। यह सपना 1975 में नासा के वाइकिंग कार्यक्रम के साथ साकार हुआ, जिसमें 2 समान अंतरिक्ष यान वाइकिंग 1 और वाइकिंग 2 शामिल थे। प्रत्येक वाइकिंग मिशन में एक ऑर्बिटर और एक लैंडर था। ऑर्बिटर का काम मंगल की परिक्रमा करते हुए विस्तृत तस्वीरें लेना और वायुमंडल का अध्ययन करना था, जबकि लैंडर का काम ग्रह की सतह पर सुरक्षित रूप से उतरना और सीधे प्रयोग करना था। यह एक अत्यंत जटिल और महत्वाकांक्षी प्रयास था। वाइकिंग 1 लैंडर ने 20 जुलाई 1976 को मंगल ग्रह की सतह पर ऐतिहासिक लैंडिंग की, जो कि क्राइसे प्लैनेशिया नामक एक विशाल मैदान में हुई। कुछ ही हफ्तों बाद 3 सितंबर 1976 को वाइकिंग 2 लैंडर ने यूटोपिया प्लैनेशिया नामक एक अन्य क्षेत्र में सफलतापूर्वक लैंडिंग की। ये मानवता के पहले सफल प्रयास थे जब किसी सक्रिय उपकरण ने मंगल ग्रह की सतह को छुआ और वहां से डेटा भेजा। लैंडर्स ने तुरंत अपने आसपास के वातावरण की तस्वीरें भेजना शुरू कर दिया, जिससे हमें मंगल की सतह का पहला विस्तृत रंगीन पैनोरमा मिला। हमने चट्टानी, धूल भरी और निर्जन दुनिया देखी, जो आश्चर्यजनक रूप से पृथ्वी के कुछ रेगिस्तानों से मिलती जुलती थी। वाइकिंग लैंडर्स का एक मुख्य उद्देश्य मंगल ग्रह पर जीवन के संकेतों की तलाश करना था। इसके लिए उनमें परिष्कृत जैविक प्रयोगों का एक सेट था। इन प्रयोगों ने मिट्टी के नमूनों का विश्लेषण किया ताकि चयापचय गतिविधि या कार्बनिक अणुओं की उपस्थिति का पता लगाया जा सके। परिणाम अस्पष्ट और विवादास्पद थे। कुछ प्रयोगों ने सकारात्मक संकेत दिए, लेकिन अन्य ने नहीं, और कई वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि देखे गए परिणाम गैर जैविक रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण हो सकते हैं। जीवन की खोज निर्णायक नहीं रही, लेकिन इसने भविष्य के मिशनों के लिए महत्वपूर्ण सबक प्रदान किए। जैविक प्रयोगों के अलावा वाइकिंग लैंडर्स ने मंगल ग्रह के मौसम, भूविज्ञान और वायुमंडलीय संरचना का भी अध्ययन किया। उन्होंने दैनिक तापमान में भारी उतार चढ़ाव, पतले वायुमंडल में धूल भरी आंधियों और मंगल की मिट्टी की रासायनिक संरचना के बारे में महत्वपूर्ण डेटा एकत्र किया। ऑर्बिटर्स ने भी शानदार प्रदर्शन किया। मंगल ग्रह की सतह का 97% हिस्सा मैप किया और ओलंपस मॉन्स और वैलेस मेरिनेरिस जैसी विशाल भूवैज्ञानिक विशेषताओं की विस्तृत छवियां प्रदान की। उन्होंने मंगल के 2 छोटे चंद्रमाओं फोबोस और डेमोस की भी तस्वीरें ली। वाइकिंग मिशन 6 साल से अधिक समय तक संचालित होते रहे, जो उनके मूल नियोजित जीवन काल से कहीं अधिक था। उन्होंने मंगल ग्रह के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी और भविष्य के अन्वेषण के लिए एक ठोस आधार प्रदान किया। हालांकि उन्होंने मंगल ग्रह पर जीवन का कोई निश्चित प्रमाण नहीं पाया, लेकिन उन्होंने जो डेटा एकत्र किया उसने वैज्ञानिकों को दशकों तक व्यस्त रखा और इस सवाल को जीवित रखा कि क्या मंगल कभी जीवन के लिए अनुकूल था या भविष्य में हो सकता है। वाइकिंग की विरासत आज भी मंगल ग्रह के अध्ययन को प्रेरित करती है। वाइकिंग मिशनों के बाद मंगल ग्रह के अन्वेषण में कुछ समय के लिए ठहराव सा आ गया था, लेकिन हमारी जिज्ञासा शांत नहीं हुई थी। 1990 के दशक में नासा ने मंगल ग्रह पर वापसी की योजना बनाई और इस प्रयास का नेतृत्व किया मार्स ग्लोबल सर्वेयर (MGS) ने। MGS को 7 नवंबर 1996 को लॉन्च किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य मंगल ग्रह का विस्तृत मानचित्रण करना और इसके भूविज्ञान, वायुमंडल और चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करना था। यह एक ऐसा मिशन था जो हमें मंगल की एक व्यापक और एकीकृत तस्वीर प्रदान करने वाला था। MGS सितंबर 1997 में मंगल ग्रह पर पहुंचा और अपनी मैपिंग कक्षा में स्थापित होने के लिए एरोब्रेकिंग नामक एक नवीन तकनीक का उपयोग किया, जिसमें अंतरिक्ष यान धीरे धीरे ग्रह के ऊपरी वायुमंडल से गुजरकर अपनी गति को कम करता है। यह एक लंबी और नाजुक प्रक्रिया थी, लेकिन इसने ईंधन की काफी बचत की। एक बार अपनी अंतिम कक्षा में स्थापित होने के बाद MGS ने अपने परिष्कृत उपकरणों का उपयोग करके मंगल ग्रह का अभूतपूर्व विवरण में अध्ययन करना शुरू कर दिया। इसमें एक उच्च रिजोल्यूशन कैमरा, मार्स ऑर्बिटर कैमरा (MOC), एक
लेजर अल्टीमीटर, मार्स ऑर्बिटर लेजर अल्टीमीटर MOLA और एक थर्मल एमिशन स्पेक्ट्रोमीटर TES शामिल थे। MOLA उपकरण ने मंगल ग्रह की स्थलाकृति का एक अविश्वसनीय रूप से सटीक वैश्विक मानचित्र बनाया, जिससे हमें ग्रह के ऊंचे और निचले इलाकों, घाटियों, ज्वालामुखियों और क्रेटरों का सटीक त्रिआयामी दृश्य मिला। MOC ने हजारों उच्च रिजोल्यूशन छवियां ली, जिनमें से कुछ ने गतिशील भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के संकेत दिखाए, जैसे कि हाल ही में बनी गलियां जो तरल पानी के प्रवाह से बनी हो सकती हैं। इन छवियों ने वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह के अतीत और वर्तमान भूविज्ञान को समझने में मदद की और यह विचार पुष्ट किया कि मंगल एक गतिशील ग्रह है, न कि एक मृत दुनिया। TES उपकरण ने मंगल की सतह और वायुमंडल की खनिज संरचना और तापमान का अध्ययन किया। इसने विभिन्न प्रकार की चट्टानों और खनिजों की पहचान की, जिसमें हेमाटाइट नामक एक खनिज भी शामिल है, जो अक्सर पानी की उपस्थिति में बनता है। MGS ने यह भी पाया कि मंगल ग्रह के कुछ हिस्सों में एक कमजोर स्थानीयकृत चुंबकीय क्षेत्र है, जो अतीत में एक वैश्विक चुंबकीय क्षेत्र के अवशेष हो सकते हैं। एक वैश्विक चुंबकीय क्षेत्र ग्रह को हानिकारक सौर विकिरण से बचाने में मदद कर सकता है और इसका नुकसान मंगल के वायुमंडल के पतले होने और सतह पर तरल पानी के गायब होने में एक कारक हो सकता है। मार्स ग्लोबल सर्वेयर ने अपने मूल नियोजित मिशन से कहीं अधिक समय तक काम किया, लगभग 9 वर्षों तक डेटा भेजता रहा, जब तक कि नवंबर 2006 में इससे संपर्क टूट नहीं गया। इसने मंगल ग्रह के बारे में हमारी समझ में एक क्रांति ला दी, हमें ग्रह का एक विस्तृत और गतिशील चित्र प्रदान किया। MGS द्वारा एकत्र किया गया डेटा आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक मूल्यवान संसाधन है और इसने भविष्य के कई मंगल मिशनों के लिए लैंडिंग साइटों का चयन करने और वैज्ञानिक उद्देश्यों को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह मिशन वास्तव में मंगल ग्रह के मानचित्रण का एक मील का पत्थर था। मार्स ग्लोबल सर्वेयर द्वारा प्रदान की गई विस्तृत जानकारी के बाद मंगल ग्रह पर पानी की कहानी और अधिक पेचीदा और रोमांचक होती जा रही थी। अगला कदम इस कहानी को और गहराई से समझना था और इसके लिए नासा ने 2001 मार्स ओडिसी मिशन लॉन्च किया। 7 अप्रैल 2001 को लॉन्च किया गया यह ऑर्बिटर मंगल ग्रह के पर्यावरण, विशेष रूप से पानी की उपस्थिति और विकिरण के स्तर का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसका नाम आर्थर सी क्लार्क के प्रसिद्ध विज्ञान कथा उपन्यास 2001 ए स्पेस ओडिसी को श्रद्धांजलि थी, जो अंतरिक्ष अन्वेषण की भावना को दर्शाता है। मार्स ओडिसी 24 अक्टूबर 2001 को मंगल ग्रह पर पहुंचा और MGS की तरह ही एरो ब्रेकिंग का उपयोग करके अपनी परिचालन कक्षा में स्थापित हुआ। इसके मुख्य वैज्ञानिक उपकरणों में थर्मल एमिशन इमेजिंग सिस्टम थेमिस, गामा रे स्पेक्ट्रोमीटर GRS और मार्स रेडिएशन एनवायरनमेंट एक्सपेरिमेंट मारी शामिल थे। थेमिस दृश्य और अवरक्त दोनों तरंग दैर्ध्य में सतह की छवियां ले सकता है, जिससे वैज्ञानिकों को विभिन्न खनिजों की पहचान करने और सतह के तापमान का अध्ययन करने में मदद मिलती है। GRS को सतह के ठीक नीचे पानी की बर्फ और अन्य तत्वों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया था। GRS उपकरण ने शीघ्र ही एक महत्वपूर्ण खोज की। मंगल ग्रह के ध्रुवीय क्षेत्रों में सतह के ठीक नीचे भारी मात्रा में पानी की बर्फ मौजूद है। यह बर्फ मिट्टी के साथ मिश्रित है और कुछ स्थानों पर सतह से कुछ सेंटीमीटर नीचे ही पाई जाती है। यह खोज क्रांतिकारी थी, क्योंकि इसने इस विचार को पुष्ट किया कि मंगल पर पानी प्रचुर मात्रा में है, भले ही वह तरल रूप में सतह पर न हो। यह खोज भविष्य के मानव मिशनों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पानी एक महत्वपूर्ण संसाधन है जिसका उपयोग पीने, ऑक्सीजन बनाने और रॉकेट ईंधन के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। मरी उपकरण ने मंगल ग्रह के चारों ओर विकिरण के स्तर को मापा, जो भविष्य के मानव अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। मंगल का पतला वायुमंडल और वैश्विक चुंबकीय क्षेत्र की कमी इसे सौर और ब्रह्मांडीय विकिरण के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है। मरी के डेटा ने वैज्ञानिकों को इन विकिरण स्तरों को बेहतर ढंग से समझने और भविष्य के मिशनों के लिए सुरक्षा उपायों को डिजाइन करने में मदद की। ओडिसी ने मंगल ग्रह के मौसम और जलवायु का भी अध्ययन किया, जिसमें धूल भरी आंधियों की निगरानी और वायुमंडलीय तापमान प्रोफाइल का मापन शामिल है।
2001 मार्स ऑडिसी आज भी मंगल ग्रह की परिक्रमा कर रहा है और बहुमूल्य डेटा भेज रहा है, जिससे यह मंगल पर सबसे लंबे समय तक चलने वाला अंतरिक्ष यान बन गया है। यह न केवल अपने वैज्ञानिक लक्ष्यों को पूरा कर रहा है, बल्कि यह मंगल पर अन्य मिशनों जैसे कि रोवर्स के लिए एक महत्वपूर्ण संचार रिले के रूप में भी कार्य करता है। ऑडिसी की पानी की बर्फ की खोज ने मंगल ग्रह के अध्ययन में एक नया अध्याय जोड़ा और इस सवाल को और बल दिया कि क्या मंगल पर कभी जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां थीं। यह मिशन वास्तव में पानी की तलाश में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। मंगल ग्रह पर पानी की बर्फ की खोज के बाद अगला तार्किक कदम उन क्षेत्रों का पता लगाना था जहां अतीत में तरल पानी मौजूद हो सकता था, और यह देखना था कि क्या उन स्थितियों ने जीवन का समर्थन किया होगा। इस चुनौती का सामना करने के लिए नासा ने मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर MER मिशन लॉन्च किया, जिसमें 2 समान गोल्फ कार्ट के आकार के रोवर शामिल थे, स्पिरिट MERA और अपॉर्चुनिटी MERB। इन रोवर्स को भूवैज्ञानिकों के रूप में डिजाइन किया गया था, जो चट्टानों और मिट्टी का विश्लेषण करने के लिए उपकरणों के एक सेट से लैस थे। उनका मिशन मंगल ग्रह पर पानी की गतिविधि के इतिहास की तलाश करना था। स्पिरिट को 10 जून 2003 को और अपॉर्चुनिटी को 7 जुलाई 2003 को लॉन्च किया गया था। स्पिरिट जनवरी 2004 में गुसेव क्रेटर में उतरा, एक ऐसा स्थान जो कभी एक प्राचीन झील का तल माना जाता था। 3 सप्ताह बाद अपॉर्चुनिटी ने मेरिडियानी प्लैनम में लैंडिंग की, एक ऐसा क्षेत्र जहां ऑर्बिटल डेटा ने हेमाटाइट की उपस्थिति का संकेत दिया था, एक खनिज जो अक्सर पानी की उपस्थिति में बनता है। दोनों रोवर्स ने अपनी लैंडिंग सफलतापूर्वक पूरी की और तुरंत अपने आसपास के वातावरण का पता लगाना शुरू कर दिया, जिससे हमें मंगल की सतह के अभूतपूर्व क्लोजअप दृश्य मिले। अपॉर्चुनिटी ने अपनी लैंडिंग साइट के पास ही महत्वपूर्ण खोजें की। इसने ब्लूबेरी नामक छोटी गोलाकार संरचनाओं की खोज की जो हेमाटाइट से भरपूर थी, और स्तरित चट्टानों का पता लगाया जिनमें सल्फेट खनिजों की उच्च सांद्रता थी। ये निष्कर्ष इस बात के पुख्ता सबूत थे कि मेरिडियानी प्लैनम में अतीत में लंबे समय तक तरल पानी मौजूद था, संभवतः एक खारा और अम्लीय वातावरण। स्पिरिट को गुस्सेव क्रेटर में पानी के स्पष्ट प्रमाण खोजने में अधिक समय लगा, लेकिन अंततः उसने ज्वालामुखीय चट्टानों की खोज की जो पानी से परिवर्तित हो गई थी, और सिलिका से भरपूर मिट्टी जो गर्म झरनों या भाप झरोखों की उपस्थिति का संकेत देती है। दोनों रोवर्स को मूल रूप से 90 सोल मंगल ग्रह का दिन, जो लगभग 24 घंटे 39 मिनट का होता है, के मिशन के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन उन्होंने सभी अपेक्षाओं को पार कर लिया। स्पिरिट ने 6 साल से अधिक समय तक काम किया, जब तक कि वह 2009 में नरम मिट्टी में फंस नहीं गया और 2010 में उससे संपर्क टूट गया। इस दौरान उसने लगभग 7.7 किलोमीटर की दूरी तय की। अपॉर्चुनिटी ने और भी असाधारण प्रदर्शन किया, लगभग 15 वर्षों तक काम करता रहा और 45 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की, जब तक कि 2018 में एक वैश्विक धूल भरी आंधी ने उसके सौर पैनलों को ढक नहीं दिया और उससे संपर्क टूट गया। स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी ने मंगल ग्रह के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी। उन्होंने न केवल यह पुष्टि की कि मंगल पर अतीत में तरल पानी था, बल्कि उन्होंने उन वातावरणों की प्रकृति के बारे में भी विस्तृत जानकारी प्रदान की। उनकी लंबी उम्र और वैज्ञानिक उत्पादकता इंजीनियरिंग और टीम वर्क का एक अद्भुत प्रमाण थी। इन जुड़वां भूवैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह की कहानी में अविश्वसनीय अध्याय जोड़े और भविष्य के रोवर मिशनों के लिए मार्ग प्रशस्त किया, जो और भी अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के साथ लाल ग्रह पर भेजे जाएंगे। उनकी विरासत दृढ़ता और खोज की भावना का प्रतीक है। मार्स ऑडिसी द्वारा मंगल के ध्रुवीय क्षेत्रों में भारी मात्रा में पानी की बर्फ की खोज के बाद वैज्ञानिक इस बर्फ का करीब से अध्ययन करने के लिए उत्सुक थे। क्या यह बर्फ सुलभ है? इसकी रासायनिक संरचना क्या है? और क्या यह क्षेत्र अतीत में जीवन के लिए अनुकूल हो सकता था? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए नासा ने फीनिक्स मार्स लैंडर मिशन लॉन्च किया। फीनिक्स को 4 अगस्त 2007 को लॉन्च किया गया था और इसका लक्ष्य मंगल के उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र, जिसे वॉस्टिटास बोरेलिस के नाम से जाना जाता है, में उतरना था। यह पहला मिशन था जो नासा के पानी का पालन करें रणनीति के तहत मंगल के ध्रुवीय क्षेत्र में भेजा गया था। फीनिक्स ने 25 मई 2008 को मंगल ग्रह के उत्तरी आर्कटिक मैदान में सफलतापूर्वक लैंडिंग की। वाइकिंग लैंडर्स के विपरीत फीनिक्स एक स्थिर लैंडर था, जिसका अर्थ है कि यह घूमने के बजाय अपने लैंडिंग स्थल पर ही रहकर प्रयोग करता था।
यह एक रोबोटिक भुजा से लैस था जो मिट्टी के नमूने खोदकर एकत्र कर सकता था और इन नमूनों का विश्लेषण करने के लिए कई परिष्कृत उपकरण थे, जिसमें एक माइक्रोस्कोप, एक गैस एनालाइजर और वेट केमिस्ट्री लेबोरेटरी शामिल थी। इसका एक मुख्य उद्देश्य सीधे पानी की बर्फ की पुष्टि करना और उसका अध्ययन करना था। लैंडिंग के कुछ ही दिनों बाद फीनिक्स ने एक रोमांचक खोज की। जब इसकी रोबोटिक भुजा ने सतह के नीचे कुछ इंच खोदा तो उसने एक सफेद कठोर पदार्थ को उजागर किया। कुछ दिनों के भीतर यह पदार्थ वाष्पित हो गया, जो इस बात का पुख्ता सबूत था कि यह पानी की बर्फ थी। यह पहली बार था जब किसी लैंडर ने मंगल ग्रह पर सीधे पानी की बर्फ को देखा और छुआ था। फीनिक्स ने यह भी पाया कि मंगल की मिट्टी थोड़ी क्षारीय है और इसमें मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड जैसे पोषक तत्व होते हैं जो जीवन के लिए आवश्यक हो सकते हैं। फीनिक्स ने अपने वेट केमिस्ट्री लेबोरेटरी का उपयोग करके मिट्टी के नमूनों में परक्लोरेट नामक एक रसायन की भी खोज की। परक्लोरेट की उपस्थिति विवादास्पद थी और इसके निहितार्थों पर बहस हुई। कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि यह जीवन के लिए एक ऊर्जा स्रोत हो सकता है, जबकि अन्य का मानना था कि यह जैविक अणुओं को नष्ट कर सकता है, जिससे जीवन का पता लगाना अधिक कठिन हो जाता है। फीनिक्स ने मंगल के ध्रुवीय वायुमंडल का भी अध्ययन किया, बर्फ और पानी के वाष्प के आदान प्रदान को ट्रैक किया और यहाँ तक कि मंगल ग्रह पर बर्फ गिरने, हालांकि यह सतह तक पहुंचने से पहले वाष्पित हो गई, का भी अवलोकन किया। फीनिक्स मिशन को लगभग 3 महीने तक चलने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन यह 5 महीने से अधिक समय तक संचालित होता रहा। जैसे जैसे मंगल के उत्तरी ध्रुव पर सर्दी बढ़ती गई, सौर ऊर्जा कम होती गई और अंततः नवंबर 2008 में लैंडर से संपर्क टूट गया। अपने अपेक्षाकृत छोटे जीवन काल के बावजूद फीनिक्स ने मंगल ग्रह के ध्रुवीय क्षेत्रों और वहां पानी की बर्फ की प्रकृति के बारे में हमारी समझ में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसने इस विचार को और पुष्ट किया कि मंगल पर ऐसे वातावरण हो सकते हैं जो अतीत में या शायद आज भी सूक्ष्म जीव जीवन का समर्थन कर सकते हैं। स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी और फीनिक्स मिशनों ने मंगल ग्रह पर पानी की उपस्थिति और अतीत में संभावित रूप से रहने योग्य वातावरण के बारे में महत्वपूर्ण सबूत प्रदान किए थे। अगला बड़ा सवाल यह था कि क्या मंगल ग्रह पर वास्तव में जीवन के लिए आवश्यक सभी सामग्रियां और परिस्थितियां मौजूद थीं? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए नासा ने मार्स साइंस लेबोरेटरी (MSL) मिशन लॉन्च किया, जिसके केंद्र में क्यूरियोसिटी नामक एक विशाल और अत्यधिक सक्षम रोवर था। क्यूरियोसिटी को 26 नवंबर 2011 को लॉन्च किया गया था और यह अब तक का सबसे बड़ा और सबसे परिष्कृत रोवर था जिसे किसी अन्य ग्रह पर भेजा गया था। क्यूरियोसिटी का आकार एक छोटी कार जितना है और यह परमाणु ऊर्जा, एक रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर द्वारा संचालित होता है, जो इसे सौर ऊर्जा पर निर्भर रोवर्स की तुलना में अधिक समय तक और अधिक चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करने की अनुमति देता है। यह 10 वैज्ञानिक उपकरणों के एक सूट से लैस है, जिसमें एक ड्रिल, एक लेजर जो चट्टानों को वाष्पीकृत कर सकता है और 2 ऑन-बोर्ड प्रयोगशालाएं एसैम और चेमिन शामिल हैं, जो मिट्टी और चट्टानों के नमूनों की विस्तृत रासायनिक और खनिज संरचना का विश्लेषण कर सकती है। इसका मुख्य मिशन यह आकलन करना था कि क्या गेल क्रेटर, इसकी लैंडिंग साइट, कभी सूक्ष्म जीव जीवन का समर्थन कर सकता था। क्यूरियोसिटी ने 6 अगस्त 2012 को गेल क्रेटर के अंदर एक साहसिक और जटिल स्काई क्रेन लैंडिंग तकनीक का उपयोग करके सफलतापूर्वक लैंडिंग की। गेल क्रेटर को इसीलिए चुना गया क्योंकि इसमें माउंट शार्प एओलिस मोन्स नामक एक विशाल पर्वत है, जिसकी परतदार चट्टानें मंगल ग्रह के भूवैज्ञानिक और जलवायु इतिहास के लाखों वर्षों का रिकॉर्ड रखती हैं। रोवर ने तुरंत अपने आसपास के वातावरण का पता लगाना शुरू कर दिया और जल्द ही महत्वपूर्ण खोजें की। इसने एक प्राचीन नदी के तल के प्रमाण पाए, जिसमें चिकनी गोल कंकड़ थे जो पानी के प्रवाह से बने थे। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण था कि अतीत में गेल क्रेटर में तरल पानी बहता था। अपने मिशन के दौरान क्यूरियोसिटी ने माउंट शार्प की ढलानों पर चढ़ते हुए विभिन्न प्रकार की चट्टानों और मिट्टी का विश्लेषण किया है। इसने मिट्टी के पत्थरों की खोज की जो एक प्राचीन मीठे पानी की झील के तल पर बने थे, जिसमें जीवन के लिए आवश्यक रासायनिक तत्व जैसे सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और कार्बन और संभावित ऊर्जा स्रोत मौजूद थे। इसने मीथेन और अन्य कार्बनिक अणुओं के मौसमी उतार चढ़ाव का भी पता लगाया है। हालांकि इन अणुओं की उत्पत्ति, जैविक या भूवैज्ञानिक, अभी भी बहस का विषय है।
क्यूरियोसिटी ने मंगल ग्रह के वायुमंडल और विकिरण के स्तर का भी विस्तृत अध्ययन किया है। क्यूरियोसिटी आज भी गेल क्रेटर में सक्रिय है, मंगल ग्रह के अतीत की कहानी को परत दर परत उजागर कर रहा है। इसने निर्णायक रूप से स्थापित किया है कि मंगल ग्रह पर अतीत में ऐसे वातावरण थे जो सूक्ष्म जीव जीवन का समर्थन कर सकते थे। हालांकि इसने अभी तक जीवन का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं पाया है, लेकिन इसकी खोजों ने मंगल ग्रह को एक संभावित रूप से रहने योग्य दुनिया के रूप में हमारी समझ को गहरा किया है। क्यूरियोसिटी की वैज्ञानिक यात्रा मानवता की खोज की अदम्य भावना और ब्रह्मांड में अपने स्थान को समझने की हमारी निरंतर खोज का एक प्रमाण है। जबकि रोवर्स मंगल ग्रह की सतह और उसके अतीत में जीवन की संभावनाओं का पता लगा रहे थे, एक और महत्वपूर्ण पहलू समझने के लिए बाकी था, मंगल ग्रह का आंतरिक भाग। पृथ्वी जैसे चट्टानी ग्रहों का आंतरिक ढांचा उनके भूवैज्ञानिक विकास, चुंबकीय क्षेत्र और समग्र रूप से ग्रह की प्रकृति को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। इस रहस्य को उजागर करने के लिए नासा ने इनसाइट इंटीरियर एक्सप्लोरेशन यूजिंग साइज्मिक इन्वेस्टिगेशंस जियोडीजी एंड हीट ट्रांसपोर्ट मिशन लॉन्च किया। इनसाइट को 5 मई 2018 को लॉन्च किया गया था और यह मंगल ग्रह के आंतरिक अंतरिक्ष का अध्ययन करने वाला पहला मिशन था। इनसाइट एक स्थिर लैंडर है जिसे वाइकिंग और फीनिक्स की तरह एक ही स्थान पर रहकर अपने प्रयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य मंगल ग्रह की गहरी आंतरिक संरचना, क्रस्ट, मेंटल और कोर का अध्ययन करना, ग्रह की विवर्तनिक गतिविधि, मार्स क्वेक को मापना और आंतरिक गर्मी प्रवाह को मापना है। इनसाइट 3 मुख्य उपकरणों से लैस है: सिस्मोमीटर SEIS, हीट फ्लो प्रोब HP3 और रोटेशन एंड इंटीरियर स्ट्रक्चर एक्सपेरिमेंट RIC। SES एक अत्यंत संवेदनशील उपकरण है जिसे मंगल ग्रह पर आने वाले भूकंपों या उल्कापिंडों के टकराने से उत्पन्न होने वाली भूकंपीय तरंगों का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। इनसाइट ने 26 नवंबर 2018 को मंगल ग्रह के एलिसियम प्लैनेशिया नामक एक सपाट मैदान में सफलतापूर्वक लैंडिंग की। लैंडिंग के बाद इसने सावधानी पूर्वक अपने उपकरणों को सतह पर तैनात किया। SES को मंगल की सतह पर रखा गया और एक सुरक्षात्मक ढाल से ढक दिया गया ताकि हवा और तापमान परिवर्तन से होने वाले हस्तक्षेप को कम किया जा सके। HP3 जिसे मोल भी कहा जाता है, को मंगल की सतह के नीचे 5 मीटर 16 फीट तक ड्रिल करने और ग्रह के आंतरिक भाग से निकलने वाली गर्मी को मापने के लिए डिजाइन किया गया था। RIS लैंडर के स्थान को ठीक से ट्रैक करके मंगल के घूमने में होने वाले सूक्ष्म बदलावों को मापता है, जिससे इसके कोर के बारे में जानकारी मिल सकती है। SES उपकरण ने सैकड़ों मार्स क्वेक का पता लगाया है, जिससे वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह की आंतरिक संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। इन भूकंपीय तरंगों का विश्लेषण करके वैज्ञानिक मंगल की पपड़ी, मेंटल और कोर की मोटाई और संरचना का अनुमान लगा सकते हैं। प्रारंभिक परिणामों से पता चला है कि मंगल की पपड़ी अपेक्षा से पतली है और इसका कोर तरल है और अपेक्षा से बड़ा है। HP3 मोल को मंगल की मिट्टी की अप्रत्याशित प्रकृति के कारण ड्रिलिंग में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और यह अपने लक्ष्य गहराई तक नहीं पहुंच सका, लेकिन इसने फिर भी मिट्टी के तापीय गुणों के बारे में कुछ जानकारी प्रदान की। RIS प्रयोग ने मंगल के कोर के बारे में और जानकारी प्रदान की है, जो यह बताता है कि यह तरल है और इसमें हल्के तत्वों जैसे सल्फर की प्रचुरता है। इनसाइट मिशन ने हमें यह समझने में मदद की है कि मंगल ग्रह पृथ्वी से कैसे अलग है और यह कैसे विकसित हुआ। मंगल ग्रह की आंतरिक संरचना का ज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि इसका चुंबकीय क्षेत्र क्यों गायब हो गया और इसका वायुमंडल क्यों पतला हो गया। इनसाइट आज भी डेटा एकत्र कर रहा है और यह लाल ग्रह के दिल की धड़कनों को सुनकर उसके रहस्यों को उजागर करने में हमारी मदद कर रहा है। क्यूरियोसिटी रोवर ने यह स्थापित कर दिया था कि मंगल ग्रह पर अतीत में जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां थीं। अगला तार्किक कदम उन प्राचीन जीवन के संकेतों, बायोसिग्नेचर की सीधे तौर पर तलाश करना था। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ नासा ने मार्स 2020 मिशन लॉन्च किया, जिसके केंद्र में परसिवरेंस नामक एक और उन्नत रोवर था। परसिवरेंस को 30 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया था और यह क्यूरियोसिटी रोवर के डिजाइन पर आधारित है, लेकिन इसमें अधिक उन्नत उपकरण और क्षमताएं हैं, विशेष रूप से बायोसिग्नेचर की खोज
और नमूना एकत्र करने के लिए। परसिवरेंस का एक मुख्य उद्देश्य जेजेरो क्रेटर में उतरना था, जो अरबों साल पहले एक झील और नदी डेल्टा का स्थल माना जाता है। ऐसे वातावरण पृथ्वी पर प्राचीन जीवन के संरक्षण के लिए जाने जाते हैं और वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि जेजेरो क्रेटर में भी इसी तरह के जीवाश्म या रासायनिक संकेत मिल सकते हैं। परसिवरेंस चट्टानों और मिट्टी के नमूने एकत्र करने के लिए एक ड्रिल से लैस है। इन नमूनों को सील करके ट्यूबों में संग्रहित किया जाएगा, जिन्हें भविष्य के एक मिशन द्वारा पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा, ताकि प्रयोगशालाओं में उनका विस्तृत विश्लेषण किया जा सके। यह पहली बार होगा जब किसी अन्य ग्रह से नमूने पृथ्वी पर लाए जाएंगे। परसिवरेंस 18 फरवरी 2021 को जेजेरो क्रेटर में सफलतापूर्वक उतरा, जिसमें क्यूरियोसिटी के समान ही स्काई क्रेन लैंडिंग सिस्टम का उपयोग किया गया था। रोवर कई परिष्कृत उपकरणों से लैस है, जिसमें शर्लॉक और वॉटसन कैमरे शामिल हैं, जो खनिजों और कार्बनिक यौगिकों का मानचित्रण कर सकते हैं, और पिक्सेल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर, जो चट्टानों की मौलिक संरचना का विस्तृत विश्लेषण कर सकता है। इसमें मॉक्सी नामक एक प्रायोगिक उपकरण भी है, जो मंगल के कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायुमंडल से ऑक्सीजन का उत्पादन करने का प्रयास कर रहा है, जो भविष्य के मानव मिशनों के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीक हो सकती है। परसिवरेंस मिशन के साथ एक और रोमांचक तकनीकी प्रदर्शन भी जुड़ा हुआ है, इंजीन्यूटी नामक एक छोटा स्वायत्त हेलीकॉप्टर। इंजीन्यूटी को यह प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया था कि मंगल के पतले वायुमंडल में उड़ान भरना संभव है। अप्रैल 2021 में इंजीन्यूटी ने मंगल ग्रह पर पहली नियंत्रित संचालित उड़ान भरी, जो राइट बंधुओं की पहली उड़ान के समान ही एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। इंजीन्यूटी ने अपनी मूल नियोजित उड़ानों से कहीं अधिक उड़ानें पूरी की हैं, जो परसिवरेंस के लिए एक हवाई स्काउट के रूप में काम कर रहा है और भविष्य के ग्रहों के हवाई अन्वेषण के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा है। परसिवरेंस रोवर सक्रिय रूप से जेजेरो क्रेटर का अन्वेषण कर रहा है, चट्टानों का विश्लेषण कर रहा है और भविष्य में पृथ्वी पर वापसी के लिए नमूने एकत्र कर रहा है। इसने पहले ही डेल्टा संरचनाओं और विभिन्न प्रकार की चट्टानों की पहचान की है, जो पानी की उपस्थिति में बनी थी। प्राचीन जीवन के संकेतों की खोज एक लंबी और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है, लेकिन परसिवरेंस के पास इस खोज को आगे बढ़ाने के लिए सही उपकरण और क्षमताएं हैं। यह मिशन न केवल मंगल ग्रह पर जीवन की तलाश कर रहा है, बल्कि यह हमें ब्रह्मांड में जीवन की संभावनाओं और हमारे अपने ग्रह पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में भी महत्वपूर्ण सबक सिखा रहा है। हमारी मंगल ग्रह की यात्रा मैरिनर 4 की पहली धुंधली तस्वीरों से लेकर परसिवरेंस रोवर की अत्याधुनिक खोजों तक मानवता की अदम्य जिज्ञासा और अन्वेषण की भावना का एक अद्भुत प्रमाण है। प्रत्येक मिशन ने लाल ग्रह के बारे में हमारी समझ को गहरा किया है, कुछ रहस्यों को सुलझाया है और कई नए सवाल खड़े किए हैं। हमने एक ऐसी दुनिया की खोज की है जो कभी गर्म और गीली थी, जिसमें नदियां बहती थीं और झीलें मौजूद थीं। एक ऐसी दुनिया जो शायद कभी जीवन का समर्थन करती थी। इन मिशनों ने हमें मंगल ग्रह के बारे में बहुत कुछ सिखाया है और हमें इसके रहस्यों को और भी गहराई से समझने में मदद की है। मंगल की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, वास्तव में यह अभी शुरू हो रही है। परसिवरेंस द्वारा एकत्र किए गए नमूने भविष्य में पृथ्वी पर लाए जाएंगे और वैज्ञानिक उन चट्टानों में प्राचीन जीवन के संकेतों की तलाश करेंगे। भविष्य के मिशन और भी महत्वाकांक्षी होंगे, जिसमें शायद मानव अंतरिक्ष यात्रियों को लाल ग्रह पर भेजना भी शामिल होगा। कल्पना कीजिए वह दिन जब मनुष्य मंगल ग्रह की लाल मिट्टी पर अपने पहले कदम रखेगा, एक ऐसी दुनिया को देखेगा जिसे हमने केवल रोबोटिक आंखों से देखा है। यह मानवता के लिए एक युगांतकारी क्षण होगा, जो हमारी पहुंच को सौर मंडल में और आगे बढ़ाएगा। मंगल ग्रह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड विशाल और रहस्यों से भरा है। यह हमें चुनौती देता है कि हम अपने क्षितिजों का विस्तार करें, अज्ञात का सामना करें और अपने अस्तित्व के सबसे बुनियादी सवालों के जवाब तलाशें। क्या हम अकेले हैं? जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई? इन सवालों के जवाब शायद मंगल की प्राचीन चट्टानों और धूल भरी घाटियों में छिपे हों। जैसे जैसे हम लाल ग्रह के रहस्यों को उजागर करना जारी रखेंगे, हम न केवल मंगल के बारे में बल्कि अपने बारे में और ब्रह्मांड में अपने स्थान के बारे में भी और अधिक जानेंगे। यात्रा जारी है।